एकेडमी। हमारा लेक्चर कंटिन्यूएशन है डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ये पार्ट 6 है। बहुत सी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स हम पढ़ चुके हैं, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ चुके हैं जिनको कि कैसे डिटेक्ट किया जाता है उनका हम मेथड पढ़ चुके हैं। हमारे लास्ट लेक्चर्स में हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट और एंटी माइक्रोबियल एजेंट से रेजिस्टेंट होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ये तो एक मैं रिकॉल करवा रही थी। एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि चीज़ें एक बेसिक मैनर में चलती हैं, एक क्रम से चलती हैं। तो अगर आप वो क्रम तोड़ेंगे तो शायद चीज़ें एक से अगले लेक्चर में जाती हैं तो एडवांस हो जाती हैं थोड़ी सी, तो आपको एडवांस लेवल में समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिए ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ। तो चलिए आज कुछ और नई चीज़ें हम पढ़ेंगे। कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। जो हमारा लास्ट लेक्चर था हमने उसमें एक टेक्निक पढ़ी थी RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे आर्बिट्ररली प्राइम्ड PCR से, दैट इज RAPD से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। RAPD भी एक RFLP की तरह ही टेक्निक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको RFLP में बताई थी, उसी तरीके से RAPD भी होता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं। क्या डिफरेंसेस, क्या सिमिलैरिटी होती हैं, चलिए पढ़ते हैं। आर्बिट्ररली प्राइम्ड PCR और रैंडम एम्प्लीफिकेशन पॉलीमॉर्फिक DNA। RAPD की फुल फॉर्म है रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA। ये इसको RAPD ऐसे बोला जाता है, इज अ मोडिफाइड PCR using 10 base long oligonucleotides of random sequences to prime DNA amplification all over the genome। RAPD कुछ नहीं है, एक मोडिफाइड PCR है। PCR को मॉडिफाई करके टेक्निक बनाई गई है। 10 बेस लॉन्ग इसमें ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का यूज़ किया जाता है, जिसको कि रैंडम सीक्वेंस प्राइमर की तरह यूज़ किया जाता है, और फिर DNA का एम्प्लीफिकेशन कराया जाता है पूरे जीनोम का, और उसी पे बेस्ड ये टेक्निक होती है। If two organisms have the same pattern, अगर किन्हीं दो ऑर्गेनिजम्स का पैटर्न सेम होता है, they are considered the same type, उनको सेम टाइप का माना जाता है। If the pattern differs, अगर पैटर्न अलग अलग होता है, they are different types। The RAPD assay is relatively rapid and inexpensive, however producing consistent results may be technically demanding। RAPD ऐसे बहुत रैपिड ऐसे है, नाम ही इसका है रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA। रैंडम DNA के प्राइमर्स को इसमें एम्प्लीफाई करके आगे का काम होता है। बहुत रैपिड टेक्निक है, इनएक्सपेंसिव है, और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिएगा RAPD का रिजल्ट कैसे मिलता है, ये दिखाया गया है। RAPD जेल रिजल्ट्स, एन अनएक्सेप्टेबल जेल पैटर्न इन रिप्रेजेंटेड इन पैनल ए। पैनल ए जो दिखाया गया है, इसमें अनएक्सपेक्टेड जेल पैटर्न दिखाया गया है। ऐसा पैटर्न है जिसको कि एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। The bands are smeared and variable producing patterns are too complex for positive identification of unrelated strains। जो बैंडिंग पैटर्न मिला है, पैटर्न बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और इनको रीड करना इतना इजी नहीं है। इनका पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल है, और ये भी पहचानना मुश्किल है कि अनरिलेटेड स्ट्रेन्स कौन कौन से हैं। The gel pattern represents in panel B is acceptable। जो यहाँ पे दिखाया गया है ये एक एक्सेप्टेबल पैटर्न है, मैनर्ड है चीज़ें सारी इसमें। Strain differences can be clearly identified by variation from the known strain। यहाँ पे जो C है, C known strain है। अब known strain से आप यहाँ पे देखिए, चीज़ों को अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखिए
इससे आप सिमिलरिटी बहुत जल्दी मिला सकते हैं कि कहाँ पे सिमिलरिटी मिल रही है, कहाँ पे नहीं मिल रही है, कौन कौन से पैटर्न आपको सेम मिल रहे हैं, कौन कौन से डिफरेंट मिल रहे हैं। एक क्लियरली आइडेंटिफिएबल मैटर यहाँ पे दिया हुआ है। मोलिकुलर वेट मार्कर्स आर शोन इन लेन। जो एम लेन है इसमें मोलिकुलर वेट के मार्कर्स दिए हुए हैं। इससे आप पहचान कर सकते हैं कि ये इस मोलिकुलर वेट का कौन सा बैंड है, इस मोलिकुलर वेट का कौन सा बैंड है। इसका क्या ये पैटर्न ही है, मोलिकुलर बैंड्स ही हैं वेट के आधार पे, जिससे कि आप मोलिकुलर वेट के आधार पे इनका जो डीएनए के बैंड्स मिल रहे हैं उनको पहचान सकते हैं। अब आता है AFLP टेक्निक, एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एसे। इसी को AFLP भी बोला जाता है। एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये 3 ऐसे जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और जो मोलिकुलर डिटेक्शन है, जो पूरी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी टेक्निक्स होती हैं उनमें RFLP, RAPD और AFLP, ये तीनों ही टेक्निक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनके बारे में, तीनों के बारे में ही पढ़ाया जा रहा है, आपको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ होती हैं, SSR वगैरह हैं। ये टेक्निक्स, इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी टेक्निक्स का, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म ऐसे। The AFLP assay is based on the amplification of DNA fragments. जो AFLP है, Amplified Fragment Length Polymorphism है, ये DNA के एम्प्लीफिकेशन पे बेस्ड होती है। और ये जो DNA के फ्रेगमेंट्स होते हैं, जनरेटेड बाय कटिंग द टेस्ट जीनोम विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसमें टेस्ट जीनोम को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से कट किया जाता है और उसके बाद में एम्प्लीफाई किया जाता है। AFLP may detect more polymorphism than RAPD analysis. जो एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म ऐसे है, ये पॉलीमॉर्फिज्म को RAPD एनालिसिस से ज़्यादा अच्छे से डिटेक्ट कर सकता है एंड इज़ फास्टर देन PFGE. द प्रोसीजर इज़ मोर टेक्निकली डिमांडिंग। जो इसका जो प्रोसीजर है बहुत टेक्निकली डिमांडिंग है। हाउएवर द REP-PCR, जो REP जो रेप्लिकेशन PCR है, इससे ज़्यादा टेक्निकली डिमांडिंग है। जेल पैटर्न्स में ऑल्सो भी कॉम्प्लेक्स, और जो जेल के पैटर्न्स मिलते हैं वो जेल के पैटर्न्स भी इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है AFLP कैसे वर्क करता है। AFLP एनालिसिस बिगिंस विद रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ क्रोमोसोमल DNA। सबसे पहले क्रोमोसोमल DNA लिया जाता है, उसका डाइजेशन कराया जाता है, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। द रिजल्टिंग फ्रेगमेंट्स आर लाइगेटेड विद एडॉप्टर्स कंपैटिबल विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इनके साथ में एडॉप्टर्स को ऐड कराया जाता है। जो आपका डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट है, दोनों साइड में एडॉप्टर्स को ऐड कराया। एडॉप्टर्स ऐसे फ्रेगमेंट होते हैं कि अगर कोई ये स्टिकी एंड है, आपको इसको ब्लंट एंड बनाना है, तो आप इसमें एडाप्टर लगाते हैं, ये ब्लंट एंड बन जाता है। जो एडाप्टर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं कि उनमें एक स्टिकी एंड होता है, एक ब्लंट एंड होता है। जब आप इसको यहाँ पे लाके लगा देंगे तो आपको फाइनली DNA का ब्लंट एंड मिल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे एडाप्टर्स लगा दिए गए हैं दोनों ही साइड में। नेक्स्ट क्या करते हैं, adapters compatible with the restriction enzymes and complementary to primers used to amplify them. अब इनका यूज़ किया जाता है एडाप्टर्स का इसके एम्प्लीफिकेशन के लिए। जो एडाप्टर्स हैं इन्हीं के लिए प्राइमर्स यहाँ पे लगा दिए गए, फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर। फॉरवर्ड प्राइमर आगे की तरफ ले जाता है, रिवर्स प्राइमर पीछे की तरफ सिंथेसिस करता है। ये देखिएगा, ये इधर आगे की तरफ ले जा रहा है, ये पीछे की तरफ पूरा फ्रेगमेंट का सिंथेसिस हो रहा है। The first amplification is performed with pre-selective primer that end in the 3' base. जो पहला प्राइमर होता है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिएगा 3' बेस पे जाके ये स्टार्टिंग हो रही है इसकी। सेलेक्टेड बाय द यूज़र,
और ये जो टेक्निक को परफॉर्म करा रहा है उसके द्वारा सिलेक्शन होता है इसका। Selective primers with 3 added 3' bases are used for a second round of PCR. अब एक राउंड में इसमें जब एम्पलीफिकेशन हो गया तो इसको सेकेंड राउंड के एम्पलीफिकेशन के लिए ले जाया जाता है। दिस सेलेक्शन रिजल्ट्स इन अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न। अब इस सेलेक्शन की वजह से एक पर्टिकुलर पैटर्न देखने को मिलता है। एंड ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल फ्रैगमेंट्स विल बी रिप्रेजेंटेड इन द जेल पैटर्न। और जो ओरिजिनल फ्रैगमेंट्स होते हैं उनके सिर्फ कुछ फ्रैक्शन ही जेल के पैटर्न में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब आता है इंटर स्प्रेड रेपिटेटिव एलिमेंट। ये नेक्स्ट टेक्निक है। कॉपीज ऑफ कंजर्व्ड सीक्वेंसेस आर फाउंड थ्रू आउट द जीनोम ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स के जीनोम में बहुत सारे कंजर्व्ड सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। कंजर्व्ड सीक्वेंसेस का मतलब होता है कि कुछ ऐसे सीक्वेंस जो कि हर जनरेशन में सेम रहते हैं, वो कभी बदलते ही नहीं है। एक जनरेशन में कुछ है, अगली जनरेशन में भी वही है, अगली जनरेशन में भी वही है। तो ऐसे सीक्वेंसेस को कंजर्व सीक्वेंसेस बोला जाता है। और इन कंजर्व्ड सीक्वेंसेस की बहुत सारी कॉपीज़ ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जीनोम में पूरे में प्रेजेंट रहती हैं। These sequences may have arisen from viral integration और movement of transposable elements। अब ये जो कंजर्व्ड सीक्वेंसेस हैं ये या तो वायरल इंटीग्रेशन से अराइज हो सकते हैं या फिर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के मूवमेंट के द्वारा भी अराइज हो सकते हैं। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये अभी यहाँ पे हैं, कुछ देर में ये यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को जंपिंग जीन्स भी बोला जाता है क्योंकि ये जंप करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जंप करके पहुँचते रहते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है IRE का। बैंडिंग पैटर्न जनरेटेड बाय फ्लोरिसेंट AFLP एनालिसिस। ये जो बैंडिंग पैटर्न है ये फ्लोरिसेंट AFLP एनालिसिस का दिखाया गया है। नोट दैट डुप्लीकेट स्पेसिमेंस, डुप्लीकेट कौन से हैं? 1, 2, 3, क्योंकि ये डबल डबल दिखाए गए हैं। 1 2 बार है, 2 2 बार है, 3 2 बार है। तो ये जो डुप्लीकेट स्पेसिमेन है डू नॉट प्रोड्यूस द एग्जैक्ट पैटर्न, ये एग्जैक्ट पैटर्न नहीं प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ बैंड शिफ्ट एंड डिफरेंट बैंड इंटेंसिटीज़, क्योंकि बैंड शिफ्ट हो जाते हैं और बैंड्स की इंटेंसिटी अलग अलग मिलती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बैंड्स जैसे यहाँ पे हैं, यहाँ अलग अलग चारों बैंड हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए बैंड शिफ्ट हो गए हैं। एक कैसा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है, एक छोटा सा दिख रहा है। इंटेंसिटी भी चेंज हो जाती है। यहाँ पे देखिएगा चारों बैंड अलग अलग हैं, सबकी इंटेंसिटी अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ पे ये थर्ड वाले की इंटेंसिटी कम हो गई है। उसी तरीके से और भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है बैंडिंग का पैटर्न चेंज है। तो ये जो डुप्लीकेट स्पेसिमेंस होते हैं ये एग्जैक्ट पैटर्न को शो नहीं करते। अब आता है इंटरनल ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर एलिमेंट ITSE। The ribosomal RNA gene comprise the most conserved region in the genome। जो राइबोसोमल RNA होता है, जो rRNA होता है, ये सबसे ज़्यादा कंजर्व्ड रीजन को बनाता है जीनोम में। These genes are arranged as an operon। ये जो जीन्स होते हैं ये ओपेरॉन की तरह पे अरेंज होते हैं, इंक्लूडिंग अ स्मॉल सब यूनिट, छोटी छोटी सी सब यूनिट जैसे कि 18S rRNA, 5.8S rRNA एंड अ लार्ज सब यूनिट 20S rRNA। स्मॉल सब यूनिट में 18 और 5.8S rRNA होते हैं और लार्ज सब यूनिट में 28S rRNA इंक्लूड होता है। द इंटरनल ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर, इसको ITS बोलते हैं,
1 and 2 एलिमेंट्स, इनको ITS1 ITS2 बोलते हैं, आर फाउंड इन रीजन्स सेपरेटिंग द 18S and 28S rRNA जीन्स। अब आता है SPA टाइपिंग। MRSA contains a variable number of tandem repeat, इनको VNTR बोला जाता है शॉर्ट में। ये सीक्वेंसेस कुछ होते हैं जो कि कंटिन्यूसली रिपीट होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। सो MRSA contains a variable number of tandem repeat elements in the 3 coding regions of the protein A genes, इसको SPA जीन बोला जाता है। The element consists of repeat units 21 और 24 base pair long। अब ये जो एलिमेंट है इसमें 21 और 24 बेस पेयर लॉन्ग रिपीट्स होती हैं जो कंटिन्यूसली रिपीट होती रहती हैं। रिपीट यूनिट्स ऑल्सो वेरी बाय सीक्वेंस ऑफ एटलीस्ट 1 पोजीशन। जो रिपीट यूनिट्स होती हैं इनमें कम से कम एक पोजीशन सीक्वेंस का यहाँ पे वेरिएशन देखा जाता है विद 38 सीक्वेंस टाइप सो फॉर डिस्क्राइब्ड, और इसके लिए अभी तक 38 सीक्वेंस टाइप्स को डिस्क्राइब किया जा चुका है। The SPA element can have 2 to 16 repeat units। जो SPA एलिमेंट है इसमें 2 से लेकर 16 तक रिपीट यूनिट्स हो सकती हैं। अब बात करेंगे हम वायरसेस की। Molecular based methods have benefited the laboratory diagnosis of viruses probably more than any other organism। जो molecular based methods हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा लेबोरेटरी डायग्नोसिस के केस में वायरसेस की जब डायग्नोसिस की बात आती है तो किसी और ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा वायरसेस पे इसमें बेनिफिट हुआ है और वायरसेस पे ही ध्यान दिया गया है। इन जनरल वायरसेस आर डायग्नोज्ड बाय टेस्टिंग फॉर एंटीबॉडीज़। वायरसेस की डायग्नोसिस के लिए एंटीबॉडीज़ की टेस्टिंग की जाती है। बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, उनको टेस्ट करके आप पता लगा सकते हैं कि वायरस वहाँ पे मौजूद है या नहीं। एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द वायरस बाय मेजरिंग द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वायरल एंटीजन। अब यहाँ पे आपको वायरल एंटीजेंस की प्रेजेंस का पता लग जाता है। और बाय डिटेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ अ वायरस इन अ कल्चर सिस्टम, या फिर वायरसेस की डायग्नोसिस के लिए आप किसी कल्चर सिस्टम में वायरस की ग्रोथ को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके द्वारा भी पता लगा सकते हैं। Even though laboratory testing is available for antibodies against most virus, यहाँ तक कि जो लेबोरेटरी टेस्टिंग है वो ज़्यादातर वायरसेस के एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट अवेलेबल है। द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट अ वायरस इज़ एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ डायग्नोसिस। जो एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन किया जाता है वायरसेस की डायग्नोसिस के लिए, ये एक इनडायरेक्ट मेथड है डायग्नोसिस की। The host immune response needs to be stimulated by the virus to produce antibodies। जो होस्ट का इम्यून सिस्टम होता है, जब बाहर से कोई भी वायरस अटैक करता है तो होस्ट का इम्यून सिस्टम अंदर से उस वायरस से बचने के लिए कुछ एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, और जो एंटीबॉडीज़ उसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं उन्हीं को फिर डिटेक्ट कर लिया जाता है। इफ़ अ पेशेंट इज़ इम्यूनोडेफिशिएंट, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो इम्यूनोडेफिशिएंट है, इम्यूनोडेफिशिएंट का मतलब उसमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, एंड डज नॉट मेक एंटीबॉडीज़, और वो ऐसा है कि वो एंटीबॉडीज़ को बना ही नहीं पा रहा है। सो द लैक ऑफ एंटीबॉडीज़ इज़ ड्यू टू द होस्ट फैक्टर। तो जो एंटीबॉडीज़ की कमी पाई गई है वो होस्ट फैक्टर की वजह से है, एंड नॉट ड्यू टू द लेक ऑफ वायरस। कहीं ऐसा नहीं कि आपको एंटीबॉडीज़ नहीं मिली तो आपने समझ लिया कि यहाँ पे वायरस का अटैक ही नहीं हुआ है। हो सकता है कि इम्यूनोडेफिशिएंट पर्सन है, वो एंटीबॉडीज़ बना ही नहीं पा रहा है, तो
तो आपको एंटीबॉडीज़ कहाँ से देखने को मिलेंगी? वायरस वहाँ पे प्रेजेंट है, आपको फिर भी एंटीबॉडीज़ नहीं मिल रही हैं, आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वायरस वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। इसी को बोला जाता है कि ये होस्ट फैक्टर है, नॉट ड्यू टू द लेक ऑफ वायरस। Although the lack of antibodies is often interpreted as a lack of the virus, हालांकि अगर एंटीबॉडीज़ नहीं प्रेजेंट हैं तो ज़्यादातर केसेस में इसको माना जाता है कि यहाँ पे वायरस प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर पता चल जाता है कि कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है या फिर इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट है तो उसके केस में ध्यान से इस चीज़ को दोबारा से टेस्टिंग की जाती है कि अगर इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट है तो हो सकता है कि होस्ट फैक्टर की वजह से भी एंटीबॉडीज़ ना बनी हो और वायरस उसमें प्रेजेंट हो। अब आता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV के बारे में हम पढ़ेंगे। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इज यूनिक अमंग द RNA वायरस। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो वायरस है इसमें RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इन दैट इट इज़ अ रेट्रो वायरस, ये एक रेट्रो वायरस है। अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रेट्रो वायरस का मतलब होता है कि ये DNA की कॉपी बना लेता है। इसके खुद के पास तो DNA नहीं है, RNA है, लेकिन ये क्या करेगा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ये DNA का प्रोडक्शन कर लेता है। It is a retrovirus that makes a DNA copy of genomic RNA using virally encoded reverse transcriptase। ये करता क्या है, ये जिस होस्ट में जाता है उसके पास में तो जेनेटिक मटेरियल DNA है, तो अब ये क्या करे, इसके पास में तो RNA है, ये करता क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद लेता है। इस जो RNA है, RNA से ये DNA बना लेता है। अब DNA लेके जब इसमें आता है तो इस DNA से ये DNA इंटीग्रेट हो जाता है और आगे की प्रोसेस ये स्टार्ट कर देता है। टू इन्फेक्ट होस्ट सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए द HIV सरफेस मॉलिक्यूल्स GP120 एंड GP41 इंटरैक्ट विद CD4। CD4 क्या होते हैं, T सेल्स होती हैं। T सेल्स में भी TH सेल्स, हेल्पर T सेल्स होती हैं। इन पे एक मार्कर प्रेजेंट होता है जिसको कि हम CD4 बोलते हैं। अब ये क्या है, HIV वायरस है, जो कुछ भी बना देती हूँ ऐसे ही समझने के लिए। इसके सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं GP120 और GP41, ये आते हैं और ये इस CD4 से अटैच हो जाते हैं, इंटरैक्ट करते हैं इस CD4 से। अब इनके इंटरैक्शन से क्या होता है, a molecule that is expressed primarily on the surface of helper T lymphocytes and is also found on macrophages। CD4 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि हेल्पर टी सेल्स पर तो प्रेजेंट होता ही है, ये मैक्रोफेज सेल्स पे भी प्रेजेंट होता है। मैक्रोफेज सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो कि फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करती हैं। मैक्रोफेजेस के अलावा ये CD4 डेंड्राइटिक सेल्स पे भी प्रेजेंट हो सकता है एंड अदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर भी ये CD4 प्रेजेंट हो सकता है। Diagnosis of HIV infection is accomplished by detecting antibodies specific for HIV in an EIA and confirming the specificity of detected antibodies for HIV product in a Western blot। जो HIV इन्फेक्शन है इसकी डायग्नोसिस के लिए जो HIV के स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं उन एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन किया जाता है। अब डिटेक्शन करने के लिए यहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉट मेथड का यूज़ किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा आप प्रोटीन को पहचान सकते हैं। अब एंटीबॉडीज़ क्या है,
एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन्स होती हैं। तो जब आप वेस्टर्न ब्लॉट करते हैं तो वेस्टर्न ब्लॉट में आपको एंटीबॉडीज़ का पता लग जाता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन में एंटीबॉडीज़ HIV के अगेंस्ट बनी हैं या नहीं बनी हैं, और उन्हीं एंटीबॉडीज़ की मदद से आप ये डायग्नोज कर पाते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन को HIV हुआ है या नहीं। In infants who have a maternal IgG and in patients suspected for incubating HIV in whom antibody tests are negative, antigen detection tests are available that measures the amount of HIV P24 antigen। जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें मैटरनल IgG इम्यूनोग्लोबिन G प्रेजेंट होता है, और इसके साथ ही जो पेशेंट सस्पेक्टेड पेशेंट होते हैं कि जिनमें उम्मीद है कि HIV प्रेजेंट है और लेकिन उनके एंटीबॉडी टेस्ट निगेटिव हैं, तो ऐसे केसेस में एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट होते हैं कि एंटीबॉडीज़ अगर नहीं मिल रही हैं तो आप एंटीजन को डिटेक्ट कर लीजिए। जो एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये HIV P24 एंटीजन को मीज़र करते हैं, और अगर आपको HIV P24 एंटीजन की मात्रा अमाउंट पता चल जाती है तो इसको डिटेक्ट करके आप ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि किसी भी पर्सन में HIV प्रेजेंट है या नहीं है। Nucleic acid amplification assays are performed after someone has been diagnosed as having HIV to determine how actively the virus is replicating। जब किसी भी इंसान को ये पता चल जाता है कि उसको HIV है, HIV का कंफर्मेशन हो गया है, तब उसके बाद में आता है कि ये पता करना है कि ये जो वायरस है ये रेप्लिकेट कैसे कर रहा है, कितनी तेज़ी से रेप्लिकेट कर रहा है। तो इसके लिए एक न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन ऐसे होता है। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन ऐसे के द्वारा ये पता चल जाता है कि जो वायरस है उसकी स्पीड क्या है, वो रेप्लिकेट कितनी जल्दी कितनी फास्ट कर रहा है, और इसी रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है इसी को वायरल लोड भी बोलते हैं, क्योंकि जब वायरसेस लगातार बढ़ रहे हैं ना, रेप्लिकेशन की प्रोसेस के द्वारा बहुत सारे वायरस हो जा रहे हैं, तो इसको वायरल लोड बोला जाता है। When to start antiretroviral therapy and to monitor efficacy of treatment। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन ऐसे है, इससे आप सिर्फ वायरल लोड का ही पता नहीं लगा सकते, आप ये भी पता कर सकते हैं कि जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, दैट इज़ जो वायरस है रेट्रोवायरस, उसको आपको थेरेपी कब से देनी है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी आपको कब से स्टार्ट करनी है, और साथ ही साथ आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है या नहीं, वो वर्क कर रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन पे या कोई भी इफ़ेक्ट नहीं दिखा रहा। इन सारी ही चीज़ों को डायग्नोज करने के लिए आप न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन एसे का यूज़ कर सकते हैं। सारी ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि इन चीज़ों को याद करके रखेगा, क्योंकि आपको पहले जो इम्पोर्टेंट एक बार फिर से बता देती हूँ कि एंटीबॉडीज़ डिटेक्शन के लिए आप यहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉट की मदद लेते हैं। आप जब एंटीबॉडीज़ नहीं मिलती हैं तब आप HIV P24 एंटीजन के द्वारा पता करते हैं। आपका वायरल लोड, एंटीवायरल थेरेपी कब से देनी है, और एफिकेसी को अगर मेज़र करना है तो इसके लिए आप न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन एसे का यूज़ करते हैं। सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इनको याद करके रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन वाले पार्ट हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो विज़िट करिए हमारी वेबसाइट ITLS Academy को, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके डायरेक्टली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल ITLS Academy को और बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा ऐप भी गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं ताकि ITLS Academy को आप इजीली एक्सेस कर पाएँ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7080833450 पर। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.itlsacademy.com को भी विजिट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को ड्रॉप कर सकते हैं। So thank you very much everyone. Thank you for watching this session. Thank you for connecting with ITLS Academy.